हेलो जी, नमस्कार, क्या हाल चाल। स्वागत है आपके इस अपने बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे। सर, हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। आज है हमारा लेक्चर नंबर 8, मतलब आज हम 8वां क्लास पढ़ रहे हैं और ये सेकेंड लास्ट लेक्चर है। मतलब इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा। उसमें हम एनसीईआरटी रीडिंग भी करेंगे। आज सर रिवीजन है और थोड़ा सा हमको एक अभिक्रिया के एक टाइप के बारे में और पढ़ना है, जो ऑलरेडी हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। बस आपको दिखाने की है क्या। तो सर आज है हमारा लेक्चर नंबर 8। तो स्टार्ट करते हैं पहले की अभिक्रिया क्या है, उसके बाद जस्ट हम रिवीजन करेंगे शुरुआत से लेकर अंत तक। बस हो जाएगा हमारा ये लेक्चर समाप्त और ये चैप्टर भी समाप्त होगा। अगले लेक्चर में आपका क्या होगा, आपका रिवीजन होगा। और रिवीजन जो होगा ना वो रिवीजन आपका जो होगा वो एनसीईआरटी रीडिंग के साथ होगा। साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ते जाएंगे, हम रिवीजन करते जाएंगे, देखते जाएंगे कि हम लोगों ने कैसे एक साथ साथ क्या किया, अपना चैप्टर को खत्म किया। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के अपने बेहतरीन से लेक्चर का। सर हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रिया के बारे में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो सर आज जो है ना वो रेडॉक्स अभिक्रिया है, उपापचय या उपचय अपचय अभिक्रिया है। आज जो पढ़ने वाले हैं वो रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, उपचय अपचय के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये 10वां है। हाँ, 10वां टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं और लास्ट ही है। तो आज जो पढ़ेंगे वो रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। या फिर क्या बोलते हैं, उपापचय अभिक्रिया। उपापचय अभिक्रिया। या फिर क्या बोलते हैं, उपापचय अभिक्रिया बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं सर, उपचय अपचय अभिक्रिया। या फिर क्या बोल सकते हैं, उपचय अपचय अभिक्रिया। उपचय अपचय अभिक्रिया, अपचय अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। सर एक ही चीज़ है। हाँ एक ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग है। और नाम अलग भी नहीं है, देखो तो एक ही नाम को हम लोग अलग अलग तरीकों से लिख रहे हैं। एक ही नाम को अलग अलग तरीकों से लिख रहे हैं। ये क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलो या उपचय अभिक्रिया बोलो या उपापचय अभिक्रिया बोलो, ये क्या हमारा आज का टॉपिक है। इसको पढ़ना है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण चैप्टर पढ़ रहे, उसमें अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे, जिसमें से हमने 9 अभिक्रिया के बारे में पढ़ ली है। ये पढ़ते हैं फिर उसका रिवीजन करते हैं। ठीक है, इसको पढ़ते हैं फिर उसका रिवीजन करते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, तो जो उपापचय अभिक्रिया है या उपचय अभिक्रिया, उपचय अपचय, उपचय अपचय, उपापचय दो चीजों से बना है, उपचय और अपचय। तो ये जो उपचय और अपचय अभिक्रिया है, जिसको उपापचय या रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, इसमें मुख्यतः दो अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, सब ध्यान से समझना है कि जो उपचय अपचय अभिक्रिया है इसमें दो अभिक्रियाओं का मेल है। और ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चल सकती है या अकेले अकेले भी हो सकती है। ठीक है, ये क्या होता है, एक तो है उपचय और एक अपचय। नाम से ही पता चल रहा है, एक है उपचय, उपचय, दूसरा है अपचय अभिक्रिया। ठीक है सर, इसको उपचयन बोल दो या इसको अपचयन बोल दो, इस तरह से भी आप बात कर सकते हैं कि अपचयन अभिक्रिया क्या है और उपचयन अभिक्रिया क्या है। मेटाबॉलिज्म केटाबॉलिज्म, आप इंग्लिश टर्म को अगर याद रखना चाहो तो मेटाबॉलिज्म केटाबॉलिज्म की बातें भी आती है। फिलहाल यहाँ ये बात करते हैं कि क्या है उपचय अभिक्रिया, क्या है अपचय अभिक्रिया, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो सर मान के चलो थोड़ा सा हम लोग करते हैं कि कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि कॉपर पे कुछ ऐसा पीले कलर का भूरे कलर का लग जाता है, क्या उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो जब भी उपचय होगा यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी। ठीक है, या ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे, उपचय हो रहा है। और ऑक्सीजन का ह्रास होगा, ऑक्सीजन घटेगा तो क्या होगा, अपचय होगा। नॉर्मल आप लोग की लैंग्वेज में अभी फिलहाल इतनी सी है कि ऑक्सीकरण का, ऑक्सीजन का जुड़ना, अगर ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़ेगा। और अगर आप लोग को पहले की क्लास याद हो, आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना
ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, मतलब जब भी ऑक्सीकरण होगा तो उसको क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। और ऑक्सीजन का हटना या ह्रास होना, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना क्या हो जाएगा, ठीक है, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। और ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। और दोनों को एक साथ अगर बोल दिए, तो उसको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। बातें समझ में आ रही एकदम से। आज इस क्लास के बाद सारे यहाँ पे थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे, और अगले क्लास में सारा एनसीईआरटी एक एक पॉइंट को हम लोग 360 डिग्री एकदम घुमा के इधर से उधर से जिधर से भी एक एक पॉइंट भी आएगा हम सारा कुछ देख लेंगे। आप टेंशन मत लो, ठीक है। हमारे क्लास से बाहर कुछ भी नहीं आना है एग्जाम में, तो उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है। उदाहरण से बात करते सर, जैसे कि कॉपर है, ठीक है, और क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये क्या करेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। हाँ, कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। सर अभिक्रिया बैलेंस है क्या, अभिक्रिया बैलेंस, 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बनाने के क्या करना होगा सर, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो। अब 2 कॉपर 2 ऑक्सीजन, सर कॉपर भी को भी बैलेंस कर दो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड होगा। इसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। क्लियर बात है। जब भी देखो कॉपर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और इस तरह से देखेंगे आप लोहे पे जंग लग जाती है, ऑक्सीजन की क्रिया हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ जो होगा, यहाँ क्या हो रहा है कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन उड़ रही है, और इस पे एक तरह से जंग ही समझो कि जंग लग जाता है, वहाँ पर उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। और इस तरह देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब बोलेंगे कि सर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रहा है या ऑक्सीकरण हो रहा है। इस तरह की जो अभिक्रिया होगी उसको बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। अगर सर कॉपर ऑक्साइड में क्या किया जाए, एक और अभिक्रिया साथ साथ हम लेते जाते हैं कि अगर कॉपर ऑक्साइड है जो यहाँ बना, जो कॉपर ऑक्साइड यहाँ बना उसको ले लिए और उसमें हाइड्रोजन गैस हमने मिला दिया, तो ये क्या होता है, फिर यहाँ से कॉपर अलग हो जाता है, कॉपर अलग होता है और ये H2O से जुड़ जाता है और जल बनाता है, H2O से जुड़ के जल बनाता है, H2O बनाता है। मतलब देखो सर एक बार क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ और उपचय अभिक्रिया हुआ। सर ऑक्सीजन क्या हुआ, हट गया, ऑक्सीजन हट गया, मतलब ऑक्सीजन क्या हुआ, हटना हुआ, और इस अभिक्रिया को बोलेंगे अपचय अभिक्रिया बोलेंगे। आपको अपचय और उपचय में अंतर पता होना चाहिए। वर्ड थोड़ा सा एक तरह से मिलता जुलता है सर। उपचय मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचय मतलब ऑक्सीजन का हटना, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है या फिर हाइड्रोजन हट रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो बातें होगी वहाँ आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर बातें हैं। तो ऑक्सीजन का जुड़ना उपचय अभिक्रिया, ऑक्सीजन का हटना अपचय अभिक्रिया, और दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। दोनों को मिला के रेडॉक्स बोलेंगे, उपापचय अभिक्रिया बोल सकते हैं, उपचय अपचय अभिक्रिया बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बातें समझ में आ रही है आप लोगों को। हम लोग क्या हो रहा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया हमारा टॉपिक था आज का 10वां, ये 10वां टाइप का अभिक्रिया हम लोग पढ़ रहे थे, 10वां टाइप का, ठीक है। हम लोग अभिक्रिया के टाइप, अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे, और उसमें से आज है हमारा 10वां टॉपिक, मतलब 10वां ये प्रकार है, और उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, उपापचय या रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं। आप लोग को बताया गया कि ये दो अभिक्रियाओं का मेल है, ठीक है। ये जो रेडॉक्स अभिक्रिया, उपापचय अभिक्रिया या अपचय उपचय अभिक्रिया है, ये 2 अभिक्रियाओं का मेल है। पहला उपापचय, दूसरा अपचय। उपापचय में क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, अपचय में ऑक्सीजन हटेगा। बातें क्लियर समझ में आ रही होगी। इससे ज्यादा और क्या होता है सर, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, इससे कॉपर अलग हो गया। सर इसको आप लिख सकते हो कि ये उपापचय अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। ये क्या है, इसका उदाहरण है, और इसको आप लैंग्वेज में लिख दो कि सर ऑक्सीजन का जुड़ना, जैसे इस तरह से कॉपर में ऑक्सीजन जोड़ के कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करता है। क्या होता है यहाँ पे, इसको कर लैंग्वेज में लिख दो कि कॉपर, हाँ, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़कर कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड क्या
क्या होता है, CuO का निर्माण करता है, निर्माण करता है। और इस तरह की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उपचय अभिक्रिया। जब भी किसी पदार्थ में, तत्व में, परमाणु में, अणु में ऑक्सीजन का जोड़ होगा, ऑक्सीजन का योग होगा, उस तरह की अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया या उपचय अभिक्रिया बोलेंगे। और सर इसमें क्या है सर, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है कॉपर ऑक्साइड से, कॉपर ऑक्साइड से। देखो ये कॉपर ऑक्साइड है, इससे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड से, कॉपर ऑक्साइड से, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, मतलब हानि हो रहा है। ह्रास मतलब हानि, ह्रास हो रहा है मतलब हानि हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड का मतलब भी, मतलब ये रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचय अभिक्रिया और अपचय अभिक्रिया आएगी। उपचय क्या होगा सर, किसी में ऑक्सीजन का जुड़ना होगा सर। अपचय क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा, ऑक्सीजन का निकलना होगा या ऑक्सीजन का हानि होगा। जहाँ पे हानि, ह्रास का मतलब क्या होता है सर, हानि। ह्रास का मतलब हानि, लॉस, लॉस हो रहा है, वहाँ पे हानि हो रहा है। ठीक है, एक टर्म आता है हमारा यहाँ पे जाके, क्या हुआ, अभिक्रिया के प्रकार जो हुआ है ना वो खत्म हुआ, अभिक्रिया के प्रकार वो खत्म हुआ। आप लोग को एक चीज समझना है, संक्षारण, एक वर्ड आता है संक्षारण। ठीक है, हमारा अभिक्रिया के प्रकार हमने पढ़ रहे थे और हमने 10 अभिक्रिया के 10 प्रकार के बारे में पढ़ा। और अभिक्रिया के प्रकार ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ। एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। आप लोगों ने बार बार देखा होगा, जंग लगता है, कहीं पे जंग लग गया, लोहा बाहर में रखा हुआ है, या फिर क्या होता है ना, वहाँ पे क्या होता है कि पेंट नहीं किया हुआ, पेंट समझते हैं ना, पॉलिश किया हुआ नहीं है, वहाँ पे जंग लग जाता है, या फिर पॉलिश किए हुए लोहे में भी जंग लग जाता है। तो ये क्या है, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं लोहे में जंग लगना, या बोलते हैं संक्षारण हो गया। क्या हो गया, संक्षारण हो गया, मतलब लोहे में क्या लग गया, जंग लग गया। सर उसी को समझते हैं कि क्यों लगता है जंग। ठीक है, तो लोहे में जंग लगना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। वही समझने जा रहे हैं कि क्यों होता है ऐसा, संक्षारण क्यों होता है, संक्षारण क्यों होता है। तो आज का नया टॉपिक फिर क्या है हमारा, नया टॉपिक संक्षारण। संक्षारण, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो, लोहे का जंग लगना या लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना। ठीक है, बात करते सर ये क्या होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कभी घर बनते हुए देखा होगा, वहाँ पे क्या होता है कि जब लाया जाता है ना सरिये को, लोहे की जो पतली पतली मोटी मोटी रॉड होती है, सरिया होता है, छड़े होती है, छड़ बोलते हैं नॉर्मली, तो उसको जब लाया जाता है, तो उसको जब रखा जाता है बाहर में, तो वो बाहर में रखे रखे ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, और क्या होता है, आर्द्र वायु, ठीक है, मतलब होते हैं मॉइस्चर एयर, ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसमें पानी की मात्रा हल्की हल्की होती है, हल्की हल्की नमी होती है, आर्द्र होती है, उसमें नमी होती है। ठीक है, तो वैसे वायु, वैसा टाइप का जो एयर है जिसमें नमी है, वो जब क्या होता है ना कि उसकी लेयर, मान के चलिए ये हमारा क्या है, ये लोहे का रड है, लोहे का छड़ है, इसमें क्या हुआ कि ऑक्सीजन पड़ रहा है, बार बार इस ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ रहा है, ऑक्सीजन बार बार इस पे टकरा रहा है, आर्द्र वायु कभी पानी पड़ रहा है, या फिर वायु में एक आर्द्रता ज़्यादा है, मतलब गीलापन जो होता है ना, मॉइस्चर वो ज़्यादा है। ठीक है, रूखापन, रूखा सूखा हवा नहीं चल रहा है, ये आर्द्र वायु चल रहा है। और यहाँ पे क्या होता है, चाहे तो अम्ल चाहे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये इस पे क्या होता है, धीरे 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 जंग लगने लगता है। और ये जंग लगना, ये संक्षारण जो है ना, ये धीमी प्रक्रिया है, बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, ये फास्ट रिएक्शन नहीं, ये स्लो रिएक्शन के उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आर्द्रता के कारण इसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। सर इसी प्रक्रिया को बोलते हैं संक्षारण। ठीक है, तो लोहे पे जंग लगना क्या होता है कि खुली वायु में या आर्द्र वायु में क्या होता है, लोहे का क्या हो जाता है, संक्षारण हो जाता है। ठीक है, लोहे का संक्षारण हो जाता है। इसको हम लिखते हैं कि जब एक,
क्या होता है, लोहे पर जंग लगना को क्या बोलते हैं, संक्षारण, लोहे का संक्षारण। तो सर ये क्या सिर्फ लोहे के साथ, थोड़ा सा और इस पर हम बात करते हैं, क्या सर ये सिर्फ लोहे के साथ होगा, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, और भी एलिमेंट के साथ, और भी तत्व के साथ ये हो सकता है और होता भी है। सर सोना चांदी, सोना के साथ होगा, मैंने कहा सोना के साथ बहुत कम, बहुत ही कम होता है सर। चांदी के साथ देखा जा सकता है, कॉपर के साथ देखा जा सकता है, और भी तत्व के साथ देखा जा सकता है, पर सोना जो है ना बहुत कम रिएक्ट करती है, उसके साथ बहुत ही कम देखने को मिलता है, बहुत ही लेस देखने को मिलता है। क्लियर है। तो सर हम लोग देख क्या रहे हैं, संक्षारण देख रहे हैं सर, लोहे पे जंग लगना को देख रहे हैं। क्लियर बातें हैं, लोहे पे जंग लगना को देख रहे हैं सर। क्या होगा, मान लीजिए क्या है हमारा, ये हमारा लोहे का छड़, लोहे का छड़, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये खुली वायु में रहा है, इसमें ऑक्सीजन वाली गैस, ऑक्सीजन युक्त बोल दो, ऑक्सीजन युक्त गैसें आएगी, ऑक्सीजन युक्त गैसें आएगी, ठीक है, ऑक्सीजन युक्त गैस या फिर वायु बोल दो, ऑक्सीजन युक्त गैस और वायु आएगी सर। और सर ये फिर आर्द्र वायु बोल दूं, आर्द्र मतलब गीला वायु, सर गीला वायु हो सकता है सर। और क्या बोल सकते हैं सर इसमें सर, अम्ल वगैरह की बातें हो सकती है, आर्द्र वायु की बातें हो सकती है, और सर ऑक्सीजन युक्त गैस या वायु की बात हो सकती है सर। जब इसके सरफेस पे ये आएगा ना, इसके सरफेस पे ये आएगा, ये क्या होगा, इसके सरफेस के जो बाहर के जो परमाणु है ना, उससे वो रिएक्ट कर लेगी, सरफेस एटम से वो क्या होगी, सतहीय परमाणु, मतलब ऊपर जो परमाणु है उससे वो रिएक्ट करना शुरू कर देगी, वो रिएक्शन कर लेगी एक दूसरे से, और फेरस ऑक्साइड वगैरह बना लेगा, ठीक है। तो वहां पर हम नहीं जा रहे, फिलहाल क्या होगा, वहां पे जंग लग जाएगा। मेनली बात यही है कि वहां पे क्या होगा, जंग लग जाएगा, ऑक्सीजन जो है ना इससे क्रिया करने लगेगी, और क्या होगा, देखो यहाँ पे क्रिया होती है, जैसे फेरस है प्लस ऑक्सीजन है, ये क्या करेगी, इससे क्रिया करना स्टार्ट कर देगी और फेरस ऑक्साइड बना देगी। इस तरह का जो रिएक्शन होगा ये यहाँ पे होगा। फिलहाल आप रिएक्शन को लिख लो तो बेहतरीन बात है, अगर ना भी लिख सको तो कोई बात नहीं, आपको परिभाषाएं पता होनी चाहिए, आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। जब लोहे की छड़ को या लोहे के सामान को बाहर में रखते हैं, क्या करते हैं, बाहर रखते हैं, खुली वायु में रखते हैं, जहाँ पे वायु का आना जाना होता है। ऐसा नहीं कि घर में कहीं बंद है या फैक्ट्री में बंद है, वहाँ हवा जा ही नहीं रही तो वहाँ जंग लग जाएगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। वहाँ ही जंग लगेगा जहाँ ऑक्सीजन जा रहा है, हवाएं चल रही है, हवाएं खुली वायु है, ठीक है। और वहाँ पे मॉइस्चर मतलब गीला वायु भी जा रहा है, तो वहाँ पे जंग लगने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इसको सर आप लोग लिख लो, या फिर आप लोग नॉर्मली लिख भी तो सकते हो, अपने से भी लिख सकते हो, या मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि सर लिखना किस तरह से है कि जब लोहे की वस्तु को, हाँ, जब लोहे की वस्तु को खुली वायु में रखा जाता है, तो आर्द्र वायु मतलब गीला वायु, आर्द्र वायु या फिर अम्ल बोल दो, बहुत सारे अम्ल से भी रिएक्ट होते हैं। अम्ल की उपस्थिति मिलने पर, क्या मिलने पर, उपस्थिति होने पर अभिक्रिया कर, कौन अभिक्रिया करेगा, सर लोहे की वस्तु अभिक्रिया करता है या करने लगता है, अभिक्रिया करता है, तथा इस अभिक्रिया से लोहे की वस्तु पर जंग लगने लगता है या लग जाता है, लोहे की वस्तु पर जंग लगता है।
लग जाता है या लगने लगता है, लग जाता है या फिर लगने लगता है, लगने लगता है। ठीक है, आप लोग परिभाषा को लिखिए, एकदम से पॉज कीजिए वीडियो को, परिभाषा को लिखिए, बेहतरीन ढंग से लिखिएगा सर। और भी आप लोग क्या करें, किताबें को पढ़ना स्टार्ट करें सर। यहाँ तक क्या था, हमारा ये चैप्टर क्या हुआ, आज खत्म हुआ सर। एक छोटा सा टॉपिक अगर आप लोग देखोगे ना, कि कभी कभी क्या होता है कि चिप्स की पैकेट है, कुरकुरे की पैकेट है, उसमें क्या है वो दुर्गंधता वाली बात होती है कि बहुत समय बाद वो खराब ना हो जाए, इसलिए ऑक्सीजन गैस उससे निकाल ली जाती है, उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। आप लोग देखे होंगे इस टॉपिक से, मैं इस टॉपिक ये टॉपिक समझ में आया, हाँ ये बातें समझ में आ गई। हमारे टॉपिक हमारा क्लियर हुआ कि लोहे पे जंग कैसे लगता है। ये प्रक्रिया को लिख देना कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में या आद्र वायु की उपस्थिति में क्या होता है, उसकी सतही क्षेत्रफल से अभिक्रिया करता है और क्या करता है, वो लोहे पे जंग लग जाता है। सर इसके बचाव बता दो। हाँ एक मिनट और रुक जाओ सर। ये लोहे पे जंग लगना, इस पे तो हानि होगा, हाँ जी बहुत हानि होगा, इस पे हमारा लॉस होगा, बहुत सारा लॉस होगा। तो सर इस पे क्या करो, इसके उपाय बता दो, ये कैसे बचा जाए इनसे। अब ये जब हानि हो रहा है तो इनके उपाय बता दो। इसका उपाय ये है कि आप लोगों ने देखा होगा, जब भी क्या होती है लोहे के सामान अपने घर में लगाते हैं तो उसके ऊपर पॉलिश यानी कि पेंट करते हैं। उसके ऊपर क्या होता है, पॉलिश पेंट कर दिया जाता है। उसके जो सतही क्षेत्रफल है उसको वो क्या पॉलिश क्या करते हैं, कवर करके रखते हैं। ये नहीं कि हमेशा सुंदर लगने के लिए पॉलिश किया जाता है। मैंने एक मतलब मेरा कहने का मतलब ये आप लोग नहीं समझेगा कि सुंदर नहीं दिखती उससे। सर पॉलिश का पहला मतलब ये होता है कि उसको बचाया जाए, उसका संक्षारण होने से उसको लोहे पे जंग लगने से बचाया जाए। सर जब पॉलिश कर ही रहे हैं तो कुछ अट्रैक्टिव कलर दे दिया जाता है ताकि देखने में भी हमें अच्छा लगे और हमारा काम भी हो जाए, डबल डबल, एक एक तीर दो दो निशाने हो जाए। मतलब बातें आपको समझ में आ रही। तो इसका उपाय क्या है, लोहे की वस्तु पे क्या करें, लोहे की वस्तु पे पेंट कर दें, वस्तु के सतह पर पेंट चढ़ा दिया जाए या पेंट कर दिया जाए, सर अगर नुकसान, सर उपाय तो बता दिए कि ये ठीक है, सर कुछ नुकसान होता होगा। अरे नुकसान ही तो नुकसान, तभी सब नुकसान की तो बात कर रहे थे, क्या नुकसान हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। आप लोग देखेंगे कि नुकसान इससे क्या होता है, इससे नुकसान क्या हो रहा था जो हमें इसे करने लगे, इससे ये नुकसान हो रहा था। ठीक है, या आप लोग क्या बोले, हानि बोल रहे। हाँ क्या हानि हो रहा था, अगर संचालन हो जाए तो हमें क्या हानि हो रही थी, हमें क्या हानि हो रही थी, हमें हानि क्या हो रही थी, लॉस क्या हो रहा था। सर बार बार क्या होता था, लोहे से जंग हटाना, बार बार लोहे से अगर जंग हटाते थे, बार बार लोहे से जंग हटाने में पैसे खर्च होते थे। ठीक है, पैसे खर्च होते थे, बार बार जब जंग हटाओगे पीटोगे पैसे खर्च होंगे, पैसे खर्च होंगे। ठीक है, और क्या होगा सर, बार बार देखोगे जो है लोहे पे क्या हो रहा है, जंग लग रहा है, उसको पीट पीट के जंग हटा तो दोगे, पर सर पीटोगे तो उसके साथ साथ लोहे की चीजें भी उसके क्या होगा, संक्षारण होगा, उसका लॉस होगा। इस तरह से वहाँ हमारा क्या है, हानि भी होगा। सर हम लोहे को बार बार जंग हटाने से हमारा पैसे तो खर्च होगा, साथ में क्या होगा, सर हमारा लॉस भी होगा। इसमें से लोहे का लॉस होगा और साथ ही क्या होगा, साथ ही धातु जो भी होगा, सर लोहा जरूरी नहीं, धातु जो भी हो, धातु की भी हानि होगी, ठीक है, उसके बाद एक दुर्गंधता वाले टॉपिक है सर, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस समझा दिया देते हूँ कि होता क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि चिप्स की पैकेट में नाइट्रोजन गैस वगैरह भरी होती है, तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन जो है ना नाइट्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है। देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे क्या है, कुरकुरे की पैकेट है, चिप्स की पैकेट है, उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस हटा दी जाती है। ये एक पैकेट है मान के चलिए, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस इससे क्या होती है, ऑक्सीजन को कर दिया जाता है बाहर,
और इसमें डाल दिया जाता है उसकी जगह पे नाइट्रोजन गैस। ठीक है, क्यों सर? ये अधिक क्रियाशील है, ये जो है ना अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है। इसका मतलब क्या होता है सर? अधिक क्रियाशील बोले तो मतलब ये अभिक्रिया जो है ना बहुत जल्दी करती है, और जो चिप्स में या कुरकुरे में जो ऑयल है उससे वो रिएक्ट होके वो जो तेल है चिप्स में, उससे जो वसा भी है, फैट जो बोलो, ऑयल बोलो, तेल बोलो, उसमें से जो क्या होगी रिएक्ट करके क्या बनाएगी, उसमें गंध पैदा कर सकता है, उसका अपचयन कर सकता है। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन को निकाल लिया जाता है। और नाइट्रोजन क्या है? ये कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील है, बहुत कम क्रियाशील है, इसलिए नाइट्रोजन गैस को चिप्स के पैकेट में डाल दिया जाता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन बाहर और नाइट्रोजन को डाल दिया जाता है। इस तरह से क्या होता है कि सर गैस पे गैस भी रह गया सर, उसका मतलब ये जो है ना दुर्गंधता वाली बातें वो भी नहीं होगी। तो यहाँ तक की बात आप लोग को समझ में आ गई। सर हम लोग पढ़े थे अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार में थोड़ा सा पीछे से आप लोग आइएगा और देखते जाइए बस किस तरह से कर रहे थे हम लोग। सर संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया वाली बातें थी। उसके बाद हमने देखा अपघटन अभिक्रिया। सर 3 तरीके से सर किसी के प्रभाव में होगा तब तो बोलेंगे अपघटन अभिक्रिया। सर विद्युत के प्रभाव में तो विद्युत अपघटन, उष्मा के प्रभाव में तो उष्मा अपघटन, सर प्रकाश के प्रभाव में हुआ तो प्रकाश अपघटन की बातें हो गई। और सर एक प्रकाश अपघटन वाली अभिक्रिया थी, काले रंग के बोतल में AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड को हम लोग रखते थे। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को क्या बोलते हैं? काले रंग की बोतल में रखते हैं ताकि प्रकाश ना पहुंचे और उसका अपघटन ना हो, मतलब प्रकाश अपघटन अभिक्रिया को रोकने के लिए क्या करते थे? सिल्वर क्लोराइड को काले रंग के बोतल में रखते थे। सर कौन किसको विस्थापित कर सकता है? इसका लिस्ट ये रहा। कौन जितना जितना ऊपर वो उतना ज्यादा क्रियाशील। सबसे ज्यादा क्रियाशील सर पोटेशियम। सर जिंक और आयरन का कॉम्बिनेशन याद रखिएगा कि जिंक ज्यादा क्रियाशील, आयरन मतलब लोहा जिंक से कम क्रियाशील। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। सर ये एकदम अपघटन अभिक्रिया की तरह है, मगर जैसे ही प्रभाव या उत्प्रेरक जो है उसको अगर हटाओगे तो ये अभिक्रिया फिर से अपनी तरह से हो जाएगी, मतलब पुनः अपनी अवस्था में चले जाएंगे। उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया। सर विस्थापन अभिक्रिया 2 तरीके से होते हैं। सर ये एकल विस्थापन है, इसके बाद जो हमने पढ़ा वो द्विविस्थापन है। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है या अवक्षेपन अभिक्रिया क्यों बोलते हैं? सर लास्ट में द्विविक्षेपण अभिक्रिया होगा ना, लास्ट में हमको एक अवक्षेप मिलता है जो नीचे विलयन में नीचे बैठ जाता है। उसके बाद सर उष्माक्षेपी, उष्माशोषी। सर अगर उष्मा एक अभिक्रिया चल रही है उसमें उससे उष्मा निकल रही है, उत्सर्जित हो रही है, ठीक है, उत्पाद के साथ साथ उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, उत्सर्जित हो रही है तो उष्माक्षेपी। और उष्मा दे के अभिक्रिया करानी पड़ी तो उष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक की बातें थी। सर ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। सर ऑक्सीजन का जुड़ना, आगे भी वही बात हुआ है उपचय अपचय में, सर ऑक्सीजन का हटना। और इन दोनों मिला ऑक्सीकरण अपचयन को मिला के एक और अभिक्रिया लाया गया। सर उससे क्या हमने कहा उसे उपापचय अभिक्रिया और अपचय अभिक्रिया। सर उसमें क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोल देते हैं। यहाँ की बातें देखिए। उसके बाद एक टॉपिक है संक्षारण, और आज होता है हमारा ये लेक्चर खत्म, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी क्या होता है? खत्म होता है। आगे की एक लेक्चर में हम रिवीजन करेंगे और साथ साथ एनसीईआरटी के साथ रिवीजन करेंगे और साथ में एनसीईआरटी के साथ रिवीजन करेंगे। आप लोग रिवीजन करके रखिएगा, ठीक है। साथ साथ क्वेश्चंस भी होगा तो क्वेश्चंस भी कर लेंगे, हालांकि क्वेश्चंस आपको मिल भी रही होगी पीडीएफ के थ्रू, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और वो होगा हमारा लास्ट लेक्चर इस चैप्टर के, ठीक है। थैंक यू।